नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों, अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, हम बात कर रहे थे तंत्रिका तंत्र की, और तंत्रिका तंत्र में हमने तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ लिया। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। कहने का मतलब मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि कल वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। आज हम जो चर्चा करेंगे वो किसके ऊपर करेंगे? आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर। और सबसे पहला जो टॉपिक आएगा वो आएगा मेरुरज्जु का। ये तो हमारा टॉपिक होने वाला है। इसके साथ साथ आपको मैं कहना चाहूंगा, अगर आप सच में हमें अच्छे से मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं या अच्छे से हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। या आप सर्च कर सकते हैं ज्ञान का अड्डा, टेलीग्राम के ऊपर ज्ञान का अड्डा सर्च कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारा चैनल मिले, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह दी जाती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मस्तिष्क के बारे में। कहने का मतलब हमारा जो टॉपिक है आज वो किसके ऊपर है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर है। किस पर है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हमारा टॉपिक आज शुरू होने वाला है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसके ऊपर चर्चा करेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कितने होते हैं? दो होते हैं। एक तो होता है पहला तो मस्तिष्क, सॉरी मेरुरज्जु। पहले मेरुरज्जु के बारे में पढ़ेंगे, मेरुरज्जु। और जो दूसरा होता है उसका नाम है मस्तिष्क। मेरुरज्जु और मस्तिष्क, है ना, इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में स्टार्ट करेंगे? मेरुरज्जु के बारे में स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में बांटा गया है, जैसे मेरुरज्जु और मस्तिष्क। तो पहले चर्चा करते हैं मेरुरज्जु के बारे में। किसके बारे में? एक नंबर चर्चा करते हैं मेरुरज्जु के बारे में। मेरुरज्जु, मेरुरज्जु क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि जो मेरुरज्जु वो क्या होता है, किस प्रकार से बना होता है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। और कहां से लेके कहां तक ये जो मतलब विस्तारित होता है ये भी हमें पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो मेरुरज्जु होता है वो हमारे मेडुला ओब्लोगेटा से शुरू होकर, सबसे पहली बात तो ये एक बेलनाकार संरचना होती है, एक लंबी बेलनाकार संरचना, एक लंबी बेलनाकार संरचना, बेलनाकार संरचना। एक नंबर बात, ये एक लंबी बेलनाकार संरचना होती है। ठीक है, बेलन के आकार की होती है और लंबी होती है। इसकी लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है लंबाई? लगभग 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर इसकी लगभग लंबाई होती है। बात आती है कि ये कहां से शुरू होती है और कहां तक विस्तारित होती है। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारे मेडुला ओब्लोगेटा से शुरू होकर, मेडुला ओब्लोगेटा से शुरू होकर, मेडुला ओब्लोगेटा से शुरू होकर नीचे तक विस्तारित होती है, नीचे तक विस्तारित होती है, नीचे तक विस्तारित होती है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे कि हमारे जो मेरुरज्जु जो है ना, वो कहां से शुरू होती है? मेडुला ओब्लोगेटा से शुरू होती है। और कहां तक विस्तारित होती है? हमारे नीचे तक। हम आपको बता दो ये मेडुला ओब्लोगेटा क्या है। मेडुला ओब्लोगेटा के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा दिमाग है ना, हमारा मस्तिष्क, वो कई भागों में बंटा है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क का सबसे लास्ट जो भाग है ना, सबसे अंतिम भाग, हमारे दिमाग का सबसे अंतिम भाग, वो हमारे यहां पर पाया जाता है, गर्दन में। यहां पर गर्दन में पाया जाता है। और उस भाग को हम क्या बोलते हैं? उस भाग को बोलते हैं मेडुला ओब्लोगेटा। क्या बोलते हैं? मेडुला ओब्लोगेटा बोलते हैं। और उसी मेडुला ओब्लोगेटा से शुरू होती है मेरुरज्जु। उसी मेडुला ओब्लोगेटा से शुरू होती है मेरुरज्जु। और कहां तक फैली होती है? नीचे तक फैली होती है, नीचे तक विस्तारित होती है। रहेगी बात याद अच्छे से? बिल्कुल रहेगी, मुझे पता है अच्छे से यहाँ पे इस बात को याद कर लोगे। कहां से शुरू होती है? ये मेडुला ओब्लोगेटा से शुरू होती है। और कहां तक विस्तारित होती है? नीचे तक विस्तारित होती है। एक बात याद रहेगी, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं, इसके ऊपर झिल्लियां भी पाई जाती हैं। तो कितनी झिल्लियां पाई जाती हैं? तो ध्यान रखना, इस मेरुरज्जु पर इस पर 3 झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। 3 झिल्लियों का
तीन झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। इस पर तीन झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। यह बात भी आपको कहीं ना कहीं याद रखनी है कि ये जो मेरुरज्जु होती है उसके ऊपर कितनी झिल्ली पाई जाती है, तीन झिल्ली। इस प्रकार से मान लो ये मेरुरज्जु है, ये मेडुला ऑब्लोगेटा है, यहां से शुरू होती है इस प्रकार से और नीचे तक विस्तारित होती है। इसके ऊपर इस प्रकार से तीन झिल्ली पाई जाती हैं। कितनी झिल्ली पाई जाती हैं? तीन झिल्ली पाई जाती है इस प्रकार से। अंदर ये क्या होती है? ये मेरुरज्जु होती है। इसके ऊपर तीन झिल्लियों का आवरण पाया जाता है और वो तीन झिल्लियों के मध्य में क्या होता है और उसके बाहर क्या होता है। अब समझना इंपॉर्टेंट बात, इन झिल्लियों के मध्य, इन झिल्लियों के मध्य, इन झिल्लियों के मध्य धूसर द्रव भरा होता है। धूसर द्रव भरा होता है तथा भरा होता है तथा इसके बाहर, इसके बाहर श्वेत द्रव भरा होता है। इसके बाहर श्वेत द्रव भरा होता है। श्वेत द्रव भरा होता है। यह बात भी आपको कहीं ना कहीं याद रखनी है कि ये जो मेरुरज्जु होती है इसके ऊपर तीन झिल्लियां पाई जाती हैं और उन तीन झिल्लियों की अगर चर्चा करें तो तीन झिल्लियों के बीच में क्या पाया जाता है? इसके बीच की अगर चर्चा करते हैं तो इसके बीच में पाया जाता है धूसर द्रव। एक द्रव पदार्थ होता है उसको बोलते हैं धूसर द्रव। क्या बोलते हैं? धूसर द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धूसर द्रव। और इसके अगर बाहर की बात करें तो बाहर क्या भरा होता है? श्वेत द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? श्वेत द्रव। तो दोनों बात आपको ध्यान रखनी है, झिल्लियों के मध्य में धूसर द्रव और इसके चारों ओर क्या पाया जाता है? श्वेत द्रव पाया जाता है। इतनी बात आपको मेरुरज्जु के बारे में ध्यान रखनी है। क्वेश्चन आपको देगा परीक्षा के अंदर मेरुरज्जु क्या है, परीक्षा में क्या देगा? मेरुरज्जु क्या है, इसके कार्य लिखिए। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन देगा। तो मेरुरज्जु क्या होती है वो तो मैंने आपको बता दिया। मेरुरज्जु क्या है? एक लंबी बेलनाकार संरचना है। इसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर होती है। मेडुला ओब्लोगेटा से शुरू होती है और नीचे तक विस्तारित होती है। इसके ऊपर तीन झिल्लियों का आवरण पाया जाता है और इन झिल्लियों के मध्य में धूसर द्रव भरा होता है और इसके चारों ओर क्या भरा होता है? श्वेत द्रव भरा होता है। ये बात मैंने आपको बता दी और आपको याद भी हो गई होगी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम चर्चा करते हैं मेरुरज्जु के कार्य की। भाई मेरुरज्जु क्या काम करता है उसकी चर्चा करते हैं। मेरुरज्जु के कार्य, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मेरुरज्जु के कार्य। मेरुरज्जु के कार्य, चलिए हेडिंग लगा लीजिए आप, मेरुरज्जु के कार्य। मेरुरज्जु के कार्य, भाई मेरुरज्जु क्या काम करती है? देखिए 1 नंबर काम, मेरुरज्जु क्या काम करेगी? जो हमारे ग्राही अंग होते हैं, ग्राही अंग, उससे सूचनाएं लेकर के कहां तक पहुंचाती हैं? मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। यानी हमारे ग्राही अंग जैसे हाथ की हो गई, पैर की हो गई, इससे सूचनाएं कौन लेगी? पहले मेरुरज्जु लेगी और वो मेरुरज्जु कहां तक पहुंचाएगी? दिमाग तक पहुंचाएगी और वापस दिमाग जो सूचना देगा उस सूचना को वापस ग्राही अंग तक लेके आने का काम भी किसका होता है? मेरुरज्जु का होता है। पहले मैं आपको लिखवा देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा, फिर मैं समझा भी दूंगा। समझो, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु ग्राही अंगों से सूचनाएं, ग्राही अंगों से सूचनाएं, ग्राही अंगों से सूचनाएं मस्तिष्क तक, मस्तिष्क तक तथा मस्तिष्क से, तथा मस्तिष्क से, मस्तिष्क से प्राप्त संदेशों को, प्राप्त संदेशों को वापस, वापस ग्राही अंग तक, ग्राही अंग तक पहुंचाती हैं, पहुंचाती है। कौन? मेरुरज्जु। समझना इस बात को, मैंने क्या बताया है कि जो मेरुरज्जु होती है वो ग्राही अंगों से सूचनाएं लेगी। जैसे मान लो ये व्यक्ति है कोई इस प्रकार से, ठीक है, ये व्यक्ति इस प्रकार से, मान लो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, यहां पर ये इस प्रकार से मेरुरज्जु है, यहां पर दिमाग है और दिमाग से ये जुड़ी होती है, ये मैंने आपको बताया था, मेडुला ओब्लोगेटा से जुड़ी होती है, बताया था ना, ये बात बताई थी बिल्कुल। अब मान लो ये व्यक्ति का हाथ है और ये व्यक्ति का हाथ गर्म वस्तु को छू गया। किसको छू गया? गर्म वस्तु को। उस गर्म वस्तु की जो जानकारी है वो ग्राही अंग से कहां जाएगी? पहले इस मेरुरज्जु के पास जाएगी और फिर मेरुरज्जु कहां पहुंचाएगी? उस सूचना को दिमाग तक पहुंचाएगी, ठीक है। फिर दिमाग उस सूचना के ऊपर कोई ना कोई प्रतिक्रिया करेगा,
वो दिमाग कहेगा कि आपको हाथ हटाना है या हाथ नहीं हटाना। वो जो सूचना देगा ना मस्तिष्क, वापस उस सूचना को लेके आएगी और फिर ये सूचना वापस कहां दे देगी, इसे ग्राही अंग तक दे देगी। इस प्रकार से सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम किसका होता है? सूचनाओं का जो आदान प्रदान है, सूचनाओं का जो आदान प्रदान है वो किसके द्वारा होता है? सूचनाओं का आदान प्रदान जो होता है वो मेरुरज्जु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मेरुरज्जु के द्वारा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसके द्वारा होता है? मेरुरज्जु के द्वारा। रहेगी बात याद? बिल्कुल रहेगी। इतनी सी बात। अब आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट। आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट 2 नंबर। दूसरा काम क्या करते हैं? दूसरा काम है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना। ये इंपॉर्टेंट बात है जो दूसरा मैं आपको लिखवा रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का, प्रतिवर्ती क्रियाओं का, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना। प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण करने का काम होता है वो भी किसका होता है? मेरुरज्जु का होता है। ध्यान रखना है इस बात को। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब होता है अचानक होने वाली क्रिया। अचानक होने वाली क्रिया, होने वाली क्रिया। जैसे आपके पैर में कांटा चुभ जाता है तो आपका पैर ऊपर उठ जाता है, उठ जाता है ना। इसी प्रकार से गर्म वस्तु के हाथ लगने से झटके से हाथ वापस हट जाता है। मिठाई को देख करके आपके मुंह में पानी आ जाता है। ये सभी के सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। और इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इसका नियंत्रण इसी मेरुरज्जु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मेरुरज्जु के द्वारा होता है। ये बात आपको याद रखनी है और उम्मीद करता हूं ये बात आपको याद भी रहेगी। ये था हमारा मेरुरज्जु का टॉपिक जो आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम चर्चा करते हैं मस्तिष्क की। किसकी चर्चा करते हैं? मस्तिष्क की चर्चा करते हैं। चलिए, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे से? बिल्कुल ले लिया बाबू। अब हम चर्चा करते हैं किसकी बात करते हैं? मस्तिष्क की बात करते हैं। ये था मेरुरज्जु का टॉपिक, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमें 2 पार्ट पढ़ने हैं। एक पार्ट हमारा था मेरुरज्जु और दूसरा जो पार्ट है वो है मस्तिष्क। अब हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? मस्तिष्क के बारे में चर्चा करेंगे। तो मस्तिष्क का टॉपिक हर एग्जाम में आता है, मतलब हर बार आता है और यहां से क्वेश्चन आने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। तो अब की बार की जो परीक्षा होगी ना, जब कभी भी 10th क्लास की, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो अब हम चर्चा करते हैं मस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में? मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क है क्या? चलिए मस्तिष्क के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, मस्तिष्क कहां पर स्थित होता है? तो ध्यान रखना, मानव का जो मस्तिष्क होता है, मानव का जो मस्तिष्क होता है वो हड्डियों से बने हुए बॉक्स में स्थित होता है। समझना इस बात को। मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने हुए, हड्डियों से बने बॉक्स में स्थित होता है। मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने बॉक्स में स्थित होता है, स्थित होता है, स्थित होता है, जिसे जिसे खोपड़ी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? खोपड़ी कहते हैं। यानी हमारा जो मस्तिष्क होता है वो कहां पर स्थित होता है? खोपड़ी में स्थित होता है। और खोपड़ी किसे कहा जाता है? खोपड़ी कहा जाता है बाबू कि हमारा जो एक हड्डियों से बना हुआ बॉक्स होता है और उस हड्डियों से बने हुए बॉक्स में, उस हड्डियों से बने हुए बॉक्स में क्या होता है? उस हड्डियों से बने हुए बॉक्स में हमारा मस्तिष्क स्थित होता है। और उस हड्डियों के बॉक्स को ही हम क्या कहते हैं? उस हड्डियों के बॉक्स को ही हम खोपड़ी कहते हैं। तो कहने का मतलब आपकी हमारी जो खोपड़ी होती है ना, उसमें क्या पाया जाता है? मस्तिष्क पाया जाता है। खोपड़ी में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क पाया जाता है। अगर बात करते हैं इसके वजन की, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो ध्यान रखना 1.5 किलो। कहने का मतलब 1500 किलो, लगभग 1500 किलो इसका क्या होता है? वजन होता है। कहने 1500 ग्राम, किलो नहीं 1500 ग्राम। कहने का मतलब 1.5 किलो, 1.5 किलो इसका वजन होता है। ये बात आपको कहीं ना कहीं याद रखनी है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी, इस खोपड़ी में एक तरल द्रव पदार्थ भरा होता है और उस तरल द्रव पदार्थ को हम धूसर द्रव या फिर मेरु द्रव कहते हैं। समझना इस बात को। खोपड़ी में तरल द्रव भरा होता है, तरल द्रव भरा होता है, तरल द्रव भरा होता है, जिसे मेरु द्रव या धूसर द्रव कहा जाता है।
मेरु द्रव या फिर धूसर द्रव कहा जाता है। मेरु द्रव या फिर धूसर द्रव कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारी जो खोपड़ी इस प्रकार से हड्डियों से बना हुआ जो बॉक्स है, इस प्रकार से हड्डियों से बना हुआ जो बॉक्स है ना, उसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है इस प्रकार से, और उस तरल पदार्थ के अंदर क्या होता है, हमारा दिमाग होता है। तो इस तरल पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, इस तरल पदार्थ को बोलते हैं धूसर द्रव या फिर मेरु द्रव। क्या बोलते हैं, धूसर द्रव या फिर मेरु द्रव। ठीक है, अब ये धूसर द्रव और मेरु द्रव करता क्या है, तो ध्यान रखना, ये मेरु द्रव या फिर धूसर द्रव जो होता है ना, वो प्रघात अवशोषक का काम करता है। किसका काम करता है, प्रघात अवशोषक का काम करता है, प्रघात अवशोषक का कार्य करता है। आई बात समझ में, बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है ये बात कि हमारा जो मस्तिष्क होता है वो खोपड़ी में स्थित होता है। खोपड़ी के अंदर तरल द्रव पदार्थ भरा होता है, यानी तरल पदार्थ भरा होता है, और उस तरल पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, उस तरल पदार्थ को बोलते हैं मेरु द्रव या फिर धूसर द्रव। क्या बोलते हैं, मेरु द्रव या फिर धूसर द्रव बोलते हैं। और इस मेरु द्रव या फिर धूसर द्रव को क्या काम करता है, प्रघात अवशोषक का कार्य करता है। प्रघात अवशोषक का मतलब होता है, प्रघात का मतलब चोट लगना, चोट लगने पर, चोट लगने पर, चोट लगने पर मस्तिष्क को बचाना, चोट लगने पर मस्तिष्क को बचाना, मस्तिष्क को बचाना। ये किसका काम होता है, ये इस मेरु द्रव या फिर धूसर द्रव का कार्य होता है। किसका कार्य होता है, मेरु द्रव या फिर धूसर द्रव का कार्य होता है। चोट लगने पर किसको बचाना, चोट लगने पर दिमाग यानी मस्तिष्क को बचाना, ये किसका काम है, ये हमारा प्रघात, ये मेरु द्रव या फिर धूसर द्रव का कार्य। कहने का मतलब दिमाग को सुरक्षा प्रदान कौन करता है, मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान कौन करता है, दिमाग यानी मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने का काम इसी का होता है। क्या करता है, ये दिमाग को सुरक्षा प्रदान करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम चर्चा करेंगे दिमाग कितने प्रकार का होता है, दिमाग कितने प्रकार का होता है वो चर्चा करेंगे। ये बात आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल आई है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चर्चा करते हैं मस्तिष्क के प्रकार। मस्तिष्क कितने प्रकार का होता है, तो अगर मैं आपको बताऊं तो मस्तिष्क हमारे 3 होते हैं। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के होते हैं मस्तिष्क। हमारा जो दिमाग है वो 3 प्रकार का होता है, यानी 3 भाग होते हैं। हमारे दिमाग में कितने भाग होते हैं, 3 भाग। समझना इस बात को, हमारा जो दिमाग होता है वो उसमें कितने भाग होते हैं, अगर भागों की बात करें तो कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं, पहले भाग का नाम है अग्र मस्तिष्क, पहले भाग का नाम है अग्र मस्तिष्क, ठीक है। दूसरे का नाम है मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। और तीसरे का जो नाम है ना, तीसरे का नाम है पसच मस्तिष्क। तीसरे का क्या नाम है, पसच मस्तिष्क, पसच मस्तिष्क। ये 3 भाग होते हैं हमारे दिमाग के, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पसच मस्तिष्क। अब इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम किसके बारे में, अग्र मस्तिष्क के बारे में। तो मैंने आपको मस्तिष्क होता क्या है, कहां पर स्थित होता है वो बता दिया, और खोपड़ी के अंदर क्या पाया जाता है, तरल द्रव पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं और वो क्या काम करता है वो मैंने आपको बता दिया। और मैंने आपको मस्तिष्क का वजन भी बता दिया, मस्तिष्क का कितना वजन होता है। अब हम चर्चा करते हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में, अग्र मस्तिष्क के बारे में। आप हेडिंग लगा सकते हैं अग्र मस्तिष्क, आप हेडिंग लगा सकते हैं अग्र मस्तिष्क। चलिए चर्चा करते हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में। अग्र मस्तिष्क चर्चा करते हैं। 1 नंबर पार्ट हमारा अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। देखिए अग्र मस्तिष्क की अगर चर्चा करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि ये जो अग्र मस्तिष्क होता है ये मुख्य सोचने वाला भाग होता है। जब कभी भी आप सोचते हो किसी के बारे में तो आपका जो अंगुली है, आपका जो हाथ है वो इस प्रकार से यहां पर जाता है। जाता है कि नहीं जाता, बिल्कुल जाता है। आप सभी समझते हैं इस बात को कि जो हमारा मुख्य सोचने वाला भाग होता है वो कौन होता है, अग्र मस्तिष्क ही होता है। कौन होता है, अग्र मस्तिष्क ही होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मुख्य सोचने वाला भाग, मुख्य सोचने वाला भाग, सोचने वाला भाग, मुख्य सोचने वाले भाग का क्या नाम है, मुख्य सोचने वाले भाग का नाम अग्र मस्तिष्क है। क्या है, अग्र मस्तिष्क। यानी आगे का जो मस्तिष्क है वो सोचने का काम करता है। जब भी हम कोई चीज सोचते हैं, किसी के ऊपर ज्यादा सोचने की कोशिश करते हैं तो हमारा हाथ यहां पर जाता है। इसका मतलब ये मुख्य सोचने वाला भाग होता है। एक बात याद रखनी है, ये जो अग्र मस्तिष्क है इसको 3 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया, 3 भाग। इसके भी 3 भाग होते हैं और वो 3 भाग कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करते हैं। 1 नंबर है
प्रमस्तिष्क, एक नंबर है प्रमस्तिष्क, दो नंबर है वो है एक नंबर प्रमस्तिष्क, दो नंबर है थैलेमस, दो नंबर क्या है थैलेमस, थैलेमस, और तीन नंबर है हाइपोथैलेमस, तीन नंबर है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये तीन पार्ट होते हैं किसके, अग्र मस्तिष्क के, यानी हमारा जो आगे का दिमाग है उसमें तीन भाग हैं अलग अलग से। आगे का जो हमारा दिमाग है उसमें कितने भाग हैं, आगे वाले भाग में तीन भाग हैं। आगे वाले दिमाग में कितने भाग हैं, तीन भाग। अब वो तीन भाग कौन कौन से हैं उनकी चर्चा करेंगे। हमारा जो आगे का जो दिमाग है उसमें कितने भाग हैं बाबू, तीन भाग हैं। कितने भाग हैं, तीन भाग, और उन तीनों भागों की हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रमस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो किसके ऊपर होगा, प्रमस्तिष्क के ऊपर होगा। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं प्रमस्तिष्क। ये बात मैंने आपको बता दी कि हमारा जो अग्र मस्तिष्क होता है वो मुख्य सोचने वाला भाग होता है, और इसके तीन भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। चर्चा करते हैं किसकी, प्रमस्तिष्क की। किसकी चर्चा करते हैं, प्रमस्तिष्क की चर्चा करते हैं, प्रमस्तिष्क की चर्चा करते हैं। चलिए प्रमस्तिष्क, एक नंबर है प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क की चर्चा करते हैं। प्रमस्तिष्क है क्या, इसकी चर्चा करते हैं। ध्यान से समझना, सबसे पहली बात और इंपॉर्टेंट बात, हमारा जो अग्र मस्तिष्क होता है, आगे का जो भाग होता है उसका सबसे बड़ा भाग, हमारे आगे के दिमाग का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क ही होता है। तो ध्यान रखना, अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, अग्र मस्तिष्क का, अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग कौन होता है, प्रमस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है वो प्रमस्तिष्क ही होता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये जो प्रमस्तिष्क होता है ये पूरे दिमाग का, ये पूरे दिमाग का लगभग 80 से 85% भाग बनाता है। तो ध्यान रखना, मस्तिष्क का, मस्तिष्क का 80 से 85% भाग बनाता है, 80 से 85% भाग बनाता है। 80 से 85% भाग बनाने का काम किसका होता है, प्रमस्तिष्क का होता है। किसका होता है, प्रमस्तिष्क का होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसका होता है, प्रमस्तिष्क का होता है। यानी अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग होता है वो भी प्रमस्तिष्क है, और मस्तिष्क का लगभग 80 से 85% भाग कौन बनाता है, अकेला प्रमस्तिष्क बनाता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये जो प्रमस्तिष्क होता है ये किस प्रकार से बना होता है। तो ध्यान रखना, अब ये जो प्रमस्तिष्क होता है ये दो गोलार्धों से बना होता है। किससे बना होता है, दो गोलार्धों से मिलकर के बना होता है। ध्यान रखना, यह दो गोलार्धों से मिलकर बना होता है, यह दो गोलार्धों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। यह दो गोलार्धों से मिलकर बना होता है, और उन दो गोलार्धों की हम चर्चा करेंगे भी। दो गोलार्ध कौन कौन से हैं, दो गोलार्ध कौन कौन से हैं उनकी चर्चा हम करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो दो गोलार्धों से मिलकर के बना होता है। अब वो दो गोलार्ध कौन कौन से होते हैं उनकी चर्चा करते हैं, और प्रत्येक गोलार्ध की अगर चर्चा करें तो प्रत्येक दो गोलार्ध का मतलब इस प्रकार से दो भाग पाए जाते हैं इसमें, एक भाग ये हो गया और दूसरा भाग ये हो गया। रहेगी बात याद, बिल्कुल रहेगी। इस प्रकार से हमारा प्रमस्तिष्क बना होता है। हमारा जो आगे का जो सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, वो दो गोलार्धों से मिलकर के बना होता है, और प्रत्येक गोलार्ध के अंदर इस प्रकार से क्या पाया जाता है, तरल पदार्थ पाया जाता है, यानी एक दूसरा द्रव पाया जाता है जिसका एक नाम दिया गया है, वो नाम आपको ध्यान रखना है। तो समझना, प्रत्येक गोलार्ध में, प्रत्येक गोलार्ध में, प्रत्येक गोलार्ध में, प्रत्येक गोलार्ध में क्या पाया जाता है, प्रत्येक गोलार्ध में दूसर, दूसर द्रव पाया जाता है। प्रत्येक गोलार्ध में दूसर द्रव पाया जाता है, प्रत्येक गोलार्ध में दूसर द्रव पाया जाता है, जिसे, जिसे कोर्टेक्स, कोर्टेक्स वलकुट, कोर्टेक्स, कोर्टेक्स, कोर्टेक्स वलकुट, कोर्टेक्स वलकुट, या फिर उसे एक नाम और दिया गया है प्रांतस्था। क्या नाम दिया गया है, प्रांतस्था। कोर्टेक्स वलकुट या फिर प्रांतस्था, कोर्टेक्स वलकुट या फिर प्रांतस्था कहा जाता है, कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो प्रमस्तिष्क होता है वो दो गोलार्धों से मिलकर के बना होता है, और वो दो गोलार्ध क्या कहलाते हैं, कोर्टेक्स वलकुट या फिर
प्रांतस्था कहलाते हैं, कोर्टेक्स वल्कुट या फिर प्रांतस्था कहलाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कोर्टेक्स वल्कुट या फिर प्रांतस्था कहलाते हैं। रहेगी बात याद, बिल्कुल रहेगी, अच्छे से याद रह जाएगी ये बात। अब ये जो गोलार्ध की अगर बात करें, गोलार्ध के अंदर की बात हो गई, लेकिन गोलार्ध आपस में किस पट्टी के द्वारा जुड़े होते हैं, आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, उस पट्टी का भी नाम है। तो ये जो है ना, ये वाला अंदर वाला जो भाग है, इसको तो हम क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स प्रांतस्था या फिर वल्कुट बोलते हैं, कोर्टेक्स प्रांतस्था या फिर वल्कुट बोलते हैं। लेकिन दोनों गोलार्ध एक पट्टी के द्वारा जुड़े होते हैं और उस पट्टी को कहा जाता है केलोसम पट्टी। क्या कहा जाता है, केलोसम पट्टी कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, दोनों गोलार्ध केलोसम पट्टी के द्वारा, केलोसम पट्टी के द्वारा जुड़े होते हैं, केलोसम पट्टी के द्वारा जुड़े होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। दोनों जो गोलार्ध होते हैं वो आपस में जिस पट्टी के द्वारा जुड़े होते हैं उस पट्टी का क्या नाम है, केलोसम पट्टी। क्या बोलते हैं इसको, केलोसम पट्टी बोलते हैं। इस पट्टी को कहा जाता है केलोसम पट्टी। ये बात भी आपको याद रखनी है और आपको ये बात याद भी रहेगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, और ये बात आपको याद रखनी है, अच्छे से याद रखनी, क्रम वाइज याद रखोगे तो बहुत अच्छे से याद रहेगा। अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क का लगभग 80 से 85% भाग बनाता है, यानी इतना बड़ा होता है, 80 से 85% अकेला भाग बनाता है। ये दो गोलार्धों से मिलकर के बना होता है। प्रत्येक गोलार्ध के अंदर दूसरा द्रव पाया जाता है, यानी एक द्रव पदार्थ पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं कोर्टेक्स वल्कुट या फिर प्रांतस्था। दोनों गोलार्ध आपस में एक पट्टी के द्वारा जुड़े होते हैं और उस पट्टी को कहा जाता है केलोसम पट्टी। क्या कहा जाता है, केलोसम पट्टी कहा जाता है। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। बिल्कुल आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बिल्कुल ले लिया। अब परमस्तिष्क के बारे में और चर्चा करते हैं। ये जो परमस्तिष्क होता है ये तो अंदर की बात हो गई, लेकिन परमस्तिष्क के चारों ओर जो हमारा थैलेमस होता है ना, थैलेमस दूसरा पार्ट, इसका दूसरा पार्ट हमारा अग्र मस्तिष्क होता है, इसका दूसरे पार्ट का क्या नाम था, थैलेमस। इसके चारों ओर थैलेमस पाया जाता है, इसके चारों ओर एक मतलब परत के रूप में क्या पाया जाता है, थैलेमस पाया जाता है। तो ध्यान रखना, यह चारों ओर से थैलेमस से घिरा होता है, थैलेमस से घिरा होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है कि ये जो हमारा परमस्तिष्क है ये चारों ओर से किससे घिरा होता है, ये चारों ओर से थैलेमस से घिरा होता है। जो दूसरा पार्ट आने वाला है ना हमारा, दूसरा पार्ट कौन सा, इस अग्र मस्तिष्क का दूसरा पार्ट थैलेमस, उसी थैलेमस से कौन घिरा होता है, ये परमस्तिष्क घिरा होता है। और खास बात यह है कि इस परमस्तिष्क में क्या पाए जाते हैं, इसमें संवलन पाए जाते हैं, संवलन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, संवलन पाए जाते हैं, यानी सलवटें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, सलवटें पाई जाती हैं। इसलिए बिल्कुल दिखता छोटा सा है, लेकिन इस प्रकार से इसमें संवलन यानी सलवटें पाई जाती है, जिसके कारण इसको खोलते हैं ना तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। ध्यान रखना, इसमें संवलन पाए जाते हैं, इसलिए या इतनी बात आप याद रखो, अलग अलग से इतनी बात याद रखो, इसमें क्या पाई जाती है, संवलन पाई जाती है, यानी इसमें क्या पाई जाती है, सलवटें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, सलवटें पाई जाती हैं। ये बात आपको ध्यान रखना। अब याद रखना कि ये जो परमस्तिष्क होता है, मानव का परमस्तिष्क, वो अन्य प्राणियों से क्या होता है, बड़ा होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। मानव का परमस्तिष्क अन्य प्राणियों के परमस्तिष्क से बड़ा होता है। इसलिए मनुष्य को बुद्धिमान प्राणी कहा जाता है। बुद्धिमान प्राणी कहा जाता है। यानी जो मानव का जो परमस्तिष्क होता है, मानव का परमस्तिष्क वो अन्य प्राणियों से बड़ा होता है। अन्य प्राणियों की अगर चर्चा करें, जैसे कुत्ता, बिल्ली, जो भी है ना, मानव को छोड़ करके जितने भी प्राणी से, हाथी क्यों ना हो, हाथी का जो परमस्तिष्क है ना वो भी हमारे मानव से छोटा होता है। हाथी का जो परमस्तिष्क है ना वो भी मानव से छोटा होता है। हाथी कितना बड़ा है लेकिन उसका दिमाग छोटा होता है, इससे, मानव से।
इसीलिए मानव क्या होता है, बुद्धिमान प्राणी होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बुद्धि किसके पास होती है, इस प्रमस्तिष्क के पास होती है। और प्रमस्तिष्क जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही बुद्धिमान प्राणी होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो व्यक्ति या प्राणी क्या होगा, बुद्धिमान होगा। तो मनुष्य का जो प्रमस्तिष्क है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें 16 पाए, दिखने में छोटा है लेकिन इसको खोलते हैं तो ये बहुत बड़ा बनता है। इसका मतलब क्या है, सबसे बुद्धिमान प्राणी है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य को बुद्धिमान प्राणी क्यों कहा जाता है, तो आप क्या लिखोगे, मनुष्य का प्रमस्तिष्क अन्य प्राणियों से बड़ा होता है, इसलिए मनुष्य को क्या माना जाता है, बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब ये प्रमस्तिष्क काम क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, ध्यान रखना। जब भी हम मतलब क्या करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, ज्ञान किसी चीज का लेते हैं, कोई चेतना लेके आते हैं हमारे दिमाग में, हंसते हैं, रोते हैं, किसी चीज को याद करते हैं, तो वो सभी कार्य कौन करता है, प्रमस्तिष्क करता है। तो ध्यान रखना क्या क्या काम करता है, सोचना समझना, सोचना समझना, सोचना समझना, ज्ञान चेतना, ज्ञान चेतना, हंसना रोना, हंसना रोना व हंसना रोना व याद करना, व याद करना किसका काम होता है, इसी प्रमस्तिष्क का काम होता है। किसका काम होता है, प्रमस्तिष्क का काम होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसी चीज के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, किसी चीज का ज्ञान लेते हैं, किसी चीज के बारे में चेतना रखते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, किसी चीज को याद करते हैं, तो वो सारा का सारा काम हम नहीं करते और दिमाग नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ यही प्रमस्तिष्क करता है। कौन करता है, प्रमस्तिष्क करता है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि प्रमस्तिष्क हमारे मानव शरीर में क्या कार्य करता है, तो आप याद रखोगे ये वाली बात, सोचने समझने का काम, ज्ञान चेतना और हंसना रोने का काम किसका होता है, इसी प्रमस्तिष्क का होता है। और ये बात आपको याद भी रहेगी, मुझे पता है, ये बात भी आपको याद रहेगी, मुझे पता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चर्चा करते हैं थैलेमस के बारे में। किसके बारे में, थैलेमस के बारे में चर्चा करते हैं। बिल्कुल, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी प्रकार से आप लिखते रहो और फिर मैं आपको रिवीजन जब करवाऊंगा ना तो आपको 100% याद हो जाएगा। ये मैं आपसे दावा करता हूं, क्योंकि मैं आपके टेस्ट भी लेने वाला हूं, मैं आपके टेस्ट भी लेने वाला हूं, है ना, टेस्ट भी आपके लूंगा, अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। जिस प्रकार से आपको स्कूल में तैयारी करवाते हैं ना, उससे बेहतर तैयारी मैं आपको करवाऊंगा साइंस के अंदर, ये मेरी गारंटी है। अगर मस्तिष्क का जो दूसरा भाग है उसको है थैलेमस नाम। क्या नाम है, थैलेमस। अब हम चर्चा करते हैं थैलेमस की। किसकी चर्चा करते हैं, थैलेमस की चर्चा करते हैं। थैलेमस क्या है, सबसे पहली बात, ये जो दिमाग है ना, थैलेमस वाला नाम का जो दिमाग है, ये क्या काम करता है, ये सूंघने का काम करता है, गंध ज्ञान का केंद्र है। ये क्या है, गंध ज्ञान का केंद्र, यह है गंध ज्ञान का केंद्र है, गंध ज्ञान का केंद्र है। गंध ज्ञान का मतलब हम जो सूंघते हैं, भाई बदबू आती है, ये तो बदबू आ रही है, इसमें खुशबू आ रही है, ये कौन सूंघता है, हम नहीं सूंघते, हमारी नाक नहीं सूंघती। नाक तो एक माध्यम है हवा अंदर जाने का, लेकिन सूंघता कौन है, हमारा थैलेमस सूंघता है। कौन सूंघता है, थैलेमस सूंघता है, ध्यान रखना, है ना। इसलिए इसे ग्रहण पिंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ग्रहण पिंड भी कहते हैं, इसे ग्रहण पिंड भी कहा जाता है, ग्रहण पिंड भी कहा जाता है, ग्रहण पिंड भी कहा जाता है। इतनी सी बात आपको थैलेमस के बारे में ध्यान रखनी है कि जो गंध ज्ञान का केंद्र होता है वो कौन होता है, गंध ज्ञान का केंद्र थैलेमस होता है। कौन होता है, थैलेमस। गंध ज्ञान का केंद्र थैलेमस होता है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ इसे क्या कहा जाता है, इसे ग्रहण पिंड भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, ग्रहण पिंड। याद रहेगा बिल्कुल अच्छे से, इसको आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम चर्चा करते हैं 3 नंबर हाइपोथैलेमस के बारे में। किसके बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बारे में आपकी बुक के अंदर इतनी ही चर्चा दे रखी है और इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इतना ही आपसे पूछेगा। 3 नंबर है हाइपोथैलेमस। 3 नंबर क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस की चर्चा करते हैं। हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस की अगर चर्चा करें तो हाइपोथैलेमस वाला भाग क्या काम करता है, भूख, प्यास, नींद, तापमान, थकान और मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति का केंद्र क्या है, ये हाइपोथैलेमस ही है। जैसे भूख हो गया, भूख, प्यास, नींद, भूख, प्यास, नींद, इसके साथ साथ ताप, थकान व मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति का केंद्र, अभिव्यक्ति का केंद्र कौन है,
यही हाइपोथैलेमस है, यही हाइपोथैलेमस है। आपको भूख लगती है तो आपको नहीं लगती, वो भूख किसको लगती है? हाइपोथैलेमस को लगती है। आपको प्यास लगती है, आपको नहीं लगती, वो हाइपोथैलेमस को लगती है। नींद किसको आती है? हाइपोथैलेमस को आती है। थकान किस में आती है? हाइपोथैलेमस में आती है। और मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति, मनोभावनाओं का मतलब होता है जैसे मान लो आपके टीचर ने आपको कुछ कह दिया क्लास के सामने, आप रोने लग जाते हो कि मेरे को तो ये कह दिया, मेरे को ये कह दिया। आपके मम्मी पापा आपको कुछ कह देते तो आप रोने लग जाते हो, मेरे को तो ये कह दिया, मेरे को ये नहीं कहना चाहिए था। ऐसा होता है ना, तो वो होती है मनोभावनाएं। उन मनोभावनाओं का जो केंद्र होता है वो कौन होता है? यही हाइपोथैलेमस होता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। किसके बारे में? हाइपोथैलेमस के बारे में। आज मैंने आपको क्या करवाया? आज मैंने आपको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र स्टार्ट करवाया, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मैंने आपको मेरुरज्जु के बारे में बता दिया, और मस्तिष्क का मैंने आपको एक पार्ट बता दिया। कौन सा? अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क का मैंने आपको एक पार्ट बता दिया, अग्र मस्तिष्क। अगले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं मध्य मस्तिष्क और पसज मस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में? मध्य मस्तिष्क और पसज मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा टॉपिक नया स्टार्ट हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथियों का। उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट, फिर हम 3 नंबर चैप्टर की चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद करता हूं आज मैंने जो करवाया है आपको वो थोड़ा बहुत जरूर समझ में आया होगा। अगर अच्छे से आप इसको लिख के एक बार फिर से पढ़ोगे ना तो आपको 100% याद हो जाएगा, ये मैं आपसे दावा करता हूं। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करना, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर चैनल के ऊपर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके जाना, जिससे कि आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू वीडियो को अंत तक देखने के लिए। बाय बाय। और अच्छे से अपना ख्याल रखना और अच्छे से आपकी पढ़ाई जारी रखना। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू, बाय बाय।